मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 136। हमेशा वैसा हुआ जैसा हमेशा होता है। जब भी कोई भी राजकुमार आरो से मिलने के कक्ष में आता है, वह कुछ समय वहां पर रुकता, फिर उसके स्वभाव के विपरीत नजरअंदाज होते देखकर सब वहां से चले जाते। इसी तरह राजकुमार आरव को मिलने आए बाकी घर महल के सदस्य भी चले गए। वैसे तो राजकुमार आरव ने अपने परिवार के अलावा किसी और को अपने कक्षा में आने की अनुमति नहीं दी है। राजा कुंभदेव कुछ देर उसे देखने और उसके बेहोश होने के कारण के बारे में पूछता चाहते थे, पर वह कुछ नहीं कहा पाए और वह वहां से वापस इस तरफ चले गए जहां से वह आए थे। कुछ देर में राजा कुंभमदेव वही खुफिया कमरे में पहुंचे। इसके बारे में उसके सिवाय किसी और को नहीं पता, पर वह अपनी सोच में इतना घूमते कि वह ये बात नहीं देख पाए कि उनके पीछे कोई गहरी नजरों से उन्हें उसको क्या जग में जाते हुए देख रहे हैं, और उन्हें कुछ खुफिया जगह में जाते हुए देखकर वह शख्स का चेहरा एकदम से काला पड़ गया और उसने गुस्से से एक जोरदार मुक्का सामने दीवार को मारा और वह सीधा वहां से गायब हो गई। खुफिया कक्षा में आने के बाद दीवार पर लड़की की तस्वीर को देखते हुए रजाकुम ने थोड़ी भावुक हो गए और वह अपने ये भाव आज तक किसी के सामने नहीं प्रकट किए थे। वह बस नाम आंखों से उसे तस्वीर को निहार जा रहे थे। वह तस्वीर इतना पुराना हो चुका था कि उसे यह कहना गलत नहीं होगा कि वह बहुत ही सालों पुराना तस्वीर है। राजा कुंभदेव लगातार उसे तस्वीर को देख रहे थे। तो ही दूसरे ओर राजा कुंभदेव के जाने के बाद राजकुमार आरव ने अपने सभी मेडिकल के नए किताब लिख दिए और वह सभी को अपने एक खुफिया पुस्तकालय में रख दिया। वह पिछले समय की तरह हमेशा अपनी स्किल और नॉलेज को बढ़ाने में बहुत मजा आता था और इस चीज में वह हर वह चीज भूल जाते हैं जो उसके लिए बहुत जरूरी होता है। इतने सारे और मोटे पन्नों के संग्रहालय को देखकर करण का तो सर चिकरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे पन्ने में आरव में क्या लिखा है, पर जो भी लिखा हुआ है वह काफी बारीकी से लिखा गया है। करण को हमेशा राजकुमार आरोग्य अंदर एक अलग की तरह का व्यक्ति नजर आता है, जिसके बारे में ना समझ सकता है ना ही जान सकता है। उसे आरोप में एक आसुलझी पहेली है जिसे वह कभी सुलझा नहीं सकता। अपने सारे काम खत्म करने के बाद आरव ने अपने लिए खाना मंगाया, पर वह खाने के सामने बैठ तो गया पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह एक गहरी सोच में घूमता। कारण भी उसके साथ बैठा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था क्या अचानक चारों को हो क्या गया है। पर इतना तो समझ गया था, वह किसी भारी को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है। करण ने आरव को देखा और कहा, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारे प्लानिंग के हिसाब से ही चल रहा है ना? मैंने अपने कुछ खुफिया लोग उन सब के पीछे लगा दिए हैं जिनके ऊपर तुम्हें शक है, और टाइम आने पर उन सबको पकड़ भी लेंगे। और राजकुमारी कामयाबी अपने राज्य वापस चली गई है, इससे अभी कुछ समय तक कोई खतरा नहीं। आरव करण की तरफ देखा और फिर गहरी सांस लेकर कहा, और क्या तुम्हें पता है, राजा कुंभदेव को जहर देने की कोशिश किया जा रहा है और वह जहर अब 15% राजा कुंभदेव के शरीर में है और यह खुफिया तौर पर दिया जा रहा है राजा कुंभदेव के खाने में या किसी तरह से। इसके बारे में राजा कुंभदेव को नहीं पता। ये सुनकर कारण ने जो चम्मच खाने के लिए उठाया था वह वही नीचे पर गिर गया और वह हैरानी से आरव को देखने लगा। कुछ पल की शांति के बाद कारण ने कहा, क्या और यह बात तुम अभी बता रहे हो? तुमने यह बात उसे समय क्यों नहीं बताएं जब राजवेद उनका इलाज कर रहे थे? जिस पर आरव ने शांति से जवाब दिया, ये बात राजवेद को भी नहीं पता कि राजा कुंभदेव यानी महाराज के शरीर में वह रहस्यमय जहर है और वह दिन पर दिन फैलते जा रहा है। ये कहने के बाद आप कुछ सोचने लगा, क्या तुम मुझे और कुछ बता सकते हो महाराज के बारे में? क्या मतलब महाराज के बारे में तुम्हें जानना है? जादूगर रुद्रदेव ने तो तुम्हें सभी चीजों के बारे में बता दिया है ना, तो तुम और क्या जानना चाहते हो? मुझे नहीं लगता इतना सब किसी और को पता होगा। और क्या जानना चाहते हो तुम महाराज के बारे में? और रही बात उसे जहर की, तो महाराज एक बहुत बड़े आधे पर है, तो उनका जान का खतरा हर पल हर वक्त रहता है। और चाहे वह परिवार के सदस्य में से कोई हो या बाहरी दुनिया के काले जादू शक्ति की जादूगर या बाहर राज्य की कोई राजा, उनके राजा घूमते हो। इस पूरी दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के महाराज जो है वह तो उसके उत्तराधिकारी जो अब पूरी दुनिया के सामने आ चुके हो। तुम्हारे आसपास अभी इतने शक्तिशाली जादूगरों को कम पर रखा गया है कि तुम्हें अंदाजा नहीं है। ये सुनकर आराम में अजीब नजरों से कारण को देखा तो कारण ने सजनाते हुए कहा, तुम दिन भर अपने कमरे में ही रहते हो, इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं, पर राजा को मिलने, तुम पर नजर रखने और तुम्हारी सुरक्षा के लिए अपने आप के बच्चों और महल के पूरे जादूगरों को यही आदेश दिया है कि हर वक्त तुम पर नजर रखा जाए और तुम्हारी सुरक्षा किया जाए, चाहे तुम दिन में बाहर जा रहे हो या बस महल के अंदर हो। ये सुनकर आ जाओ कभी सर घूमने लगा। आरव को समझ आ रहा था कि उसे अपने कमरे के बाहर इतने सारे नजर क्यों महसूस होते हैं। ठीक है, उनके महाराज ने उनके ऊपर बहुत सारी सुरक्षा कवच लगा डाला है। एपिसोड 137 जाए तब आरव अपने चारों ओर उसे सुरक्षा कवच को और उन सभी चक्र को जागृत और परिवार तरफ से बचकर अपने कमरे में अपनी शक्तियों चक सबको बढ़ा रहा है और अपने दुश्मनों को ऐसा दिख रहा है कि उसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, न ही वह उन सब के बारे में कुछ जानता है। पर धीरे धीरे वह कारण के साथ मिलकर सभी चीजों के बारे में प्लानिंग और उनकी पर नजर भी बनाए हुए हैं।
एक सही मौके पर वह सही चीजों पर सही वार कर सके, और उसका सबसे पहले शिकार तो यही है कि वह सबकी राज को अपने अंदर इस कदर से जान लेकर सामने वाला बिना कुछ करे ही उसके सामने घुटने टेक दी। पर यह बिल्कुल आसान नहीं है। इस महल में रहने वाले सभी के एक न एक रात ऐसे हैं कि उसे तक पहुंच जाना नामुमकिन है, और अभी तो आरव ने शुरुआती किए हैं। महल के पारिवारिक सदस्यों के बारे में जानना और उसे पर नजर रखना पर यह कितना मुश्किल है उसे कुछ समय में ही पता चल गया। इसी के साथ उसे ये भी पता चला कि इस महल में उसकी जो आधा है, एक महाराज के बाद दूसरे नंबर पर आती है, जिसकी सुरक्षा के लिए महाराज ने उसके लिए कई सारे जादूगर और सैनिक महल के लोगों को चेतावनी के साथ उसकी रक्षा करने का जुम्मा दे दिया है। बात यही तक नहीं रही, अब तो राजकुमार आरव के लिए हर तरह के खास और अलग अलग प्रशिक्षण के लिए जादू नगरी से और देश के अलग अलग कोने से उसे सीखने और बताने के लिए अलग अलग आचार्य गुरु आने का भी प्रबंध होने लगा है। इसके बारे में औरों को कोई भी खबर नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ राजा कुंभदेव उसे कक्षा के बाहर जाने के बाद अपने कक्ष की तरफ जा ही रही थी, तभी उसके अंतर्मन में कुछ ऐसे ध्वनि उत्पन्न होने लगा, जिसे सुनकर वह एकदम से डर गए और तेजी से अपने कक्ष की तरफ जाने लगी। अपने कक्ष में जाने के बाद उसने एक गुलाबी और सुनहरे रंग का क्रिस्टल निकला। उसे क्रिस्टल को अपने हाथ में लिए हुए वह एक ऐसी जगह पर आ गया जहां पर चारों तरफ अंधेरा ही था। उसे अंधेरे से छोटे से जगह पर उसने उन दोनों क्रिस्टल को रखा, और उसके बाद धीरे धीरे उसे अंधेरे कक्षा में चारों तरफ उसे क्रिस्टल की रोशनी फैलने लगी। इसके बाद चारों तरफ एक अलग से आकृति बनने लगी। उसे आकृति को देखने के बाद राजा कुंभदेव ने अपने अंतर मंदिर से एक चक्र जागृत किया, और उसे चक्र के जागृत करते ही उसने जो दृश्य देखा वह एकदम से हैरान हो गए हैं, और उसके चेहरा एकदम खुशी काला पड़ गया। आंखों में एक अलग सी गुस्सा उतर आया, और वह तेजी से उसे जगह से बाहर चले गए, और वह तेजी से अपने अध्ययन कक्ष की तरफ चलने लगी। उसके साथ साथ उसके दूसरे ओर से अलग अलग लोग उसे अध्ययन कक्ष में आ रहे थे। यह एक तरह का सिग्नल था जो राजा कुंभदेव अपने कुछ खास सेनापति और महल में रहने वाले आधे पति को बुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। राजा कुंभदेव के उसे अध्ययन कप से पहुंचने से पहले बाकी सब भी वहां पर पहुंच गए, और राजा कुंभदेव के आने से पहले ही उसे जगह पर खड़े होकर उसके अभिवादन करने लगे। राजा कुंभदेव वहां जाकर जल्दी से चारों तरफ देखने लगा। फिर शुरू हुई उन सब की एक लंबी और बहुत ही जरूरी विषय पर बात। इसके बाद सब एक ही राय देने वालों की महाराज को अब उसे युद्ध में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि रुद्रदेव भले ही बहुत ही शक्तिशाली जादूगर है, पर जिससे उसका सामना हो रहा है उनका अंत तो सिर्फ राजा कुंभदेवी कर सकते हैं, और इस साम्राज्य में उनकी जिम्मेदारी अब उनका उत्तराधिकारी ले ही सकता है। तो जब तक महाराज युद्ध में गए हों तब तक उनकी जिम्मेदारी राजकुमार आरव और उसके बाकी राजनेताएं संभाल ही सकते हैं, और एक उत्तराधिकारी को तो इतना हक होता है कि वह राज्य का आधा भरा या आधा काम उत्तराधिकारी बनने से पहले या उत्तराधिकारी बनने के बाद धीरे धीरे संभालना शुरू करे। उन सभी के बातों को सुनकर राजा कुंभदेव कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए कि उन्हें करना क्या चाहिए, क्योंकि इस वक्त राजा को वीडियो आरव के व्यवहार को ना तो कुछ समझ रहे हैं, ना ही उसे पर किसी तरह का दबाव डाल पा रहे हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि उन्हें किस तरह से राजकुमार आरव को संभलना है, किस जिम्मेदारी देना है। सोच लेकर अब तक उन्होंने उसे बस एक बच्चों की तरह प्यार दिया है, और वह सभी ऐसो आराम दिया है जो उसे चाहिए था या जो उसे करना रहता है। ना ही राजकुमार वैभव की तरह उसे कड़ी अनुशासन में रहना होता है, नहीं बाकी बच्चों की तरह किसी नियम नहीं है। वह तो एक स्वतंत्र इंसान था इस साम्राज्य और महल में, जिसे जो चाहे वह करने की आजादी थी। और गायब होने के बाद तो राजा कुंभदेव और भी ज्यादा राजकुमार आरव को लेकर बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद होते हैं, और यह बात सभी लोग जानते हैं। राजेश कुमार सभी के बातों पर सहमत थे। फिर उसने युद्ध की तैयारी के लिए अपनी कुछ खास जादूगरों और सेनापति के एक टुकड़े को तैयार रखना को कहा, और यह बात धीरे धीरे राजा कुंभदेव के परिवार यानी उनके तीनों रानियां और बच्चों में पहुंच गई, और इसलिए वह सब राजकुमार राजकुमारियां रानी देखे कक्षा में उनसे मिलने के लिए आए। रानी राजदेवी तो अभी भी राजा कुमारे को इस युद्ध में जाने के लिए मना कर रही थी। इतनी शांति भारी माहौल और इतनी भव्य तरीके से आयोजित उसे राज तिलक समारोह के खत्म होने के बाद अचानक से कैसे इस तरह का युद्ध का माहौल आ गया कि किसी को समझ नहीं आ रहा था। पर सब लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि इस दुनिया में हर एक चीज मुमकिन है। हालांकि उन्हें बाकी दुनिया के बारे में नहीं पता, पर जो लोग जादू और जादू से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि युद्ध हर पल किसी न किसी दुनिया के बीच होती ही रहती है। एपिसोड 138। क्या आप सच में इस युद्ध में जा रहे हैं? महाराज रानी राजदेवी आखिरकार यह सवाल पूछ ली। आप जानते हैं ना, आपके बिना यह महल और यहाँ का एक पत्ता भी है ना नामुमकिन है। अब इतने सारे जिम्मेदारियां को छोड़कर उसे युद्ध को लड़ने के लिए जा क्यों रहे हैं? आपको तो यहाँ रहकर अपने उत्तराधिकारी को बाकी अधिकार और बाकी से भी चीज को सीखना चाहिए, ना कि किसी और के लिए अपना जान जोखिम में डालकर उनकी मदद के लिए युद्ध लड़ने। तुम बोल रही हो महारानी, वह कोई और नहीं, वह हमारे ही लोग हैं।
और उन्हें हमारी जरूरत है तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं, और वह हम सभी और हमारे साम्राज्य और बचत प्रजा की भलाई के लिए ही उसे दुनिया में गए हैं जहां पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली ड्रैगन्स और बाकी सभी जादूगर जीव रहते हैं जिसे कोई भी आम जादूगर घर जीत नहीं सकता, और वहां जाने का मतलब है मौत को गले लगाना। फिर भी हमारे भी जादूगर ने अपना इस मिठाई मिशन को पूरे करने के बारे में सोचा, और वह सभी हमारे अपने हैं। अगर वह दुनिया को हमने काबू में नहीं किया तो आगे जाकर हमें और भी ज्यादा बड़ी परेशानी आ सकती है। तुम तो सब जानती हो, फिर भी तुम इस तरह के सवाल क्यों कर रही हो, और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने सभी चीज पहले से ही संभाल लिया है। मेरे यहाँ जाने के बाद उत्तराधिकारी ही सभी जिम्मेदारी संभालेंगे। पर आपकी तबीयत बिगड़ी हुई है। जिस पर राजा कुंभदेव उसकी तरफ देखा और सर हिला दिया और वापस से अपनी तैयारी में लग गए, क्योंकि उन्हें बहुत से जल्द निकलना भी था। तो वही जैसे ही यह खबर राजकुमार आरव यानी आप पर आरव को मिली तो वह और कर तेजी से राजा कुंभ देखकर कक्षा में आ गए। क्या पर राजा कुंभदेव खड़े हुए बाहर की तरफ ही जा रहे था। पर अचानक से राजा कुंभदेव ने देखा कि आरव बहुत तेजी से उनके कक्ष में आ गया। ये देखकर वह थोड़े हैरान कर रहे थे, पर फिर गहरी सांस लेकर सभी को वहां से जाने को कह दिया, और राजा को मुझे और राजकुमार आरव कुछ वक्त के लिए एक दूसरे के आमने सामने बैठे रहे। एक दूसरे के सामने बैठने के बाद राजा कुंभदेव ने कहना शुरू किया। जैसे जैसे राजा कामदेव राजकुमार आरव से बातचीत कर रहे थे और सभी चीजों के बारे में बता रहे थे, वैसे वैसे राजा कुंभदेव की बातों को सुनते हुए राजकुमार आरव बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो चुके हो गए, और अचानक से अपनी जगह पर उठकर उसने कहा, क्या ऐसा सब हो रहा है, मुझे जल्दी जल्दी पर जाना है। अगर रुद्र को कुछ हो गया तो, और मैं इसलिए भी वहीं पर फांसी हुई है, हमें कुछ जल्द से जल्द करना होगा महाराज। वह बहुत ही ज्यादा खूंखार ड्रैगन्स की दुनिया है जिसमें सब्जेक्ट को मित्रों ने कहा, नहीं आप वहां पर नहीं जा सकते, अभी आपको उन सभी से लड़ना और उन सभी को संभालना नहीं आया है, अभी मेरा जाना सही रहेगा तुम्हारे लिए। तो बस यही है कि तुम अब इस साम्राज्य की जिम्मेदारी समझ और मेरे और अपने दोस्त के आने तक इस साम्राज्य को एक बेहतर और सही देखभाल करो। हालांकि तुम्हारी मदद के लिए बाकी सभी रहेंगे ही, पर जी जिम्मेदारी को मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ। वह तुम्हें किसी भी हाल पर करना ही है। उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीज ऐसी भी आएगी जिन्हें तुमने कभी देखा ना जाना है। मैं तो उसे दुनिया को तुम्हारे सामने कभी आने की ना देखा, पर मैं कैसे भूल जाऊं कि उसे दुनिया से तुम जुड़े हुए हो। वह नहीं, कितना भी मैं कोशिश करूंगा और उसे जुड़ा फोटो में खत्म नहीं कर सकता। आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और अभी आपकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और आप युद्ध के लिए जा रहे हैं। एक राजा को हर तरीके से तैयार होना पड़ता है, और रही बात मेरी तबीयत की, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या हुआ है, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ राजकुमार आरो ने कहा। आपको कुछ भी नहीं पता महाराज, आपको हुआ क्या है, और जो मुझे पता है अगर मैं और चीज बता दूंगा पर मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि यह सभी चीज समझने के लिए आपको अपनों पर शक करना खुश कर सकता है। इसके लिए आप कभी तैयार नहीं होंगे, और आप जिस आधे पर है उसे पौधे में पहुंचने के लिए हर कोई साजिश रचने जानता है, और उसे छुपाना भी। इतने बड़े महाराज होने के बाद भी आपके नसों से बहुत कुछ छूट जाता है, भले ही वह प्रजा की मुसीबती हो या अपने परिवार की। उसे चेहरा को चेहरा जो कभी आपके सामने आया ही ना। मुझे पता है कि मेरे पीठ पीछे बहुत सारी चीज इस महल में होती रही है, पर यह सब तो एक राजनीतिक चीजों का एक जरिया और एक चेहरा है। बहुत जल्द तुम इन सभी चीजों के बारे में जान और समझ जाओगे, जब तुम इन सभी के बीच रहकर इन्हें कैसे मार देना है और कैसे अपना एक शक्तिशाली व्यक्तित्व बनाना है जिसके सामने कोई खड़े होने की हिम्मत ना करे। तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब पता नहीं? मुझे हर कुछ चीज पता है, बस मैं उससे तुम तक पहुंचने नहीं देना चाहत। पर अब जब तुम्हें ये सभी चीज पता है तो तुम इन सब चीजों को किस तरह से अपने लिए इस्तेमाल करते हो और अपने आप को ताकतवर बनकर इस साम्राज्य को हासिल करते हो कि मुझे देखना है। अब तो तुम्हारे पास वक्त भी है, और मेरे यहाँ के जाने के बाद बहुत सारे लोग तुम्हारे सामने खड़े होंगे तुम्हारे खिलाफ, तो मैं यही देखना चाहूंगा कि मेरा उत्तराधिकारी इन सभी चीजों से कैसे डील करता है। दोनों के बीच लगातार बात होने लगी, और कुछ समय बाद राजा कुंभदेव अपने कुछ सैनिकों के साथ महल में ही कुछ शक्तियों की मदद से वहां से गायब हो गए। एपिसोड 139। राजा कुंभदेव आपके जाने के बाद राजकुमार आरव को उसे अध्यापक में बुलाया गया, जहां पर राजा कौन थे अपने सभी हिसाब किताब कीजिए, और सभी राजनेताएं और सेनापतियों के साथ मिलकर पूरी साम्राज्य और देश का रेखा झुका करते हैं। जिम्मेदारी अब राजा तुमसे हटकर राजकुमार आप पर आ गया है। राजकुमार आरव जो अपने ही कामों में इतना व्यस्त है और कुछ अलग से बहुत ही ज्यादा गुस्से में भारत के साथ कारण उसके साथ था। उसे बहुत अच्छे से पता था कि आर को एक बार अगर गुस्सा आ जाए तो वह अपनी बातों को बिना किसी फिल्टर की बहुत आसानी से बोलकर वहां से निकल जाएगा, पर यह सभी चीजों की सूरत और गरीब लोगों को पड़ेगा, जिससे उन सब कुछ चीजों के लिए अपने महाराज और अन्नदाता पर निबंध होते हैं। हालांकि पारस है, पर यहाँ की कुछ ऐसी चीज होती है जब तक होने का छुपाता है। क्या करे, कुछ देर के बाद कुछ सुन के अपनी जगह से खड़े हो गए और बाकी सब वहां से जाने लगे।
कुछ दस्तावेज राजकुमार आरव के सामने रखकर जाने पर आराम से बैठ गया और खुद को पूछते हुए चिल्लाने लगे हैं, इतनी आसानी से इतनी बड़ी जिम्मेदारी को मिलना क्या शामिल हो चुका है? तू अरे अपने आप से ही बातें कर रहा था, तुमसे नहीं पता था कि उसके पीछे खड़े कारण और रिद्धि सिद्धि दोनों ही उसकी बातें बहुत आसानी से सुन पा रही थी और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे कि सबके जाने के बाद आराम बहुत ही नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था, जैसे कि वह जादू नगरी और शिक्षा निकेतन में किया करता था। उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, पर वह लोग तो डरने लगे। डॉक्टर आलम है जिसे हर छुट्टी में गुस्सा होना, इरिटेट होना और कभी कभी उल्टे फैसले लेकर उसे पूरा करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, और भी बहुत कुछ है, पर आरव करता है। भाई क्या आपका काम खत्म हो गया? तो जिस पर आरव ने मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखा और फिर अपने जगह पर बैठ गया और उन सभी दस्तावेजों को देखने लगा जो कुछ समय पहले ही इस मीटिंग याद करने एक बार वार्तालाप के समय बाकी सबकी रागनी का आहट से दिया था। इसमें हर एक साम्राज्य के राज्य और उनके अंदर के इलाके के बारे में खबर है कि कौन सी जगह पर क्या चीज है और कौन सी जगह पर मुझे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। एक व्यापारिक साम्राज्य था जहां पर हर छोटे बड़े चीजों का व्यापार किया जाता था और उनका बाजार बहुत ही ज्यादा भाव था। ऐसा कहा जा सकता है कि कोई दुनिया को सोमवार और बाजार में भेजा जाता है और तुम सभी के लिए इस राज्य की सेवा करके सैनिक और बहुत सारे जो उसे समाज के बहुत पुराने और राजा को मंदिर के साथ रहकर काम करने वाले लोग हैं जो अपने आप को समय के साथ बदलते हुए उन्हें अपनी भाई का एक सूट बना रहे हैं। उन सभी को देखकर राजकुमार आरव बचपन का चेंज करते हुए कुछ चीज बताने लगे। दिस इज सुनकर रिद्धि सिद्धि और कारण एक तक राजा कुंभदेव के इस पुत्र को देखने लगे जिसको हर चीज के बारे में इतनी आसानी से कैसे पता चल जाता है। हमेशा से ही सभी चीजों से दूर रहते हैं और अब जब उन्हें उत्तराधिकारी बना दिया गया तो उन्हें अब पूरी तरह के सभी चीजों के बारे में नॉलेज है। उनका ये रिएक्शन देखकर राजकुमार गौरव ने ये समझ गया कि लोगों के सामने अपनी बात के लिए क्या करूंगी, कितना आप मिस्टीरियस और सामने वाले की नजरों में ताकतवर नजर आओगे, क्योंकि इंसान अपने सामने ताकतवर इंसान को ही देखना और उसे हटाना चाहता है। अगर कमजोर हो जाने के सामने आएगा तो वह भी उन सबके बीच कमजोर होता चला जाएगा। रिद्धि सिद्धि कुछ सीरियस मैटर पर राजा कामदेव से बात करने जाते थे, पर उनकी तबीयत को देखकर वह भी बातें अब राजकुमार आने को कह रही थी। उनकी जासूसी उन दोनों की जासूसी से कई गुना ज्यादा बेटर है और अच्छे रिजल्ट भी दे रहे हैं। वह देखकर कारण ने एक नजर वालों को देखा जो उसकी तरफ से देख रहे थे। उन लोगों को आपस में इस तरह से शादी में बातें करते देखकर बाकी लोगों को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। बाकी सब साम्राज्य में उनके भाई बहन शुरू से अलग अलग कर दिया जाता है जिससे उनके ग्रंथ और सभी तरह की सीखने की काबिलियत बनी रहे और एक दूसरे से ज्यादा करीबी ना आए किसी। हालांकि जितने करीब हम आते हैं ना हमारे लिए बेनिफिट होता है, पर एक सबसे बड़े साम्राज्य की राजा के बच्चे आपस में लड़ने लगे तो ये किसी भी तरह की लड़ाई कभी भी बन सकती है। उसका नतीजा बहुत खतरनाक भी होता है। जब से राजकुमार आरव बाकी सभी के सामने आए हैं तो उनके साम्राज्य के नेता को या साम्राज्य का आम इंसान सभी को राजा को मुक्तदेव का ये सबसे बड़ा बेटा सबसे ज्यादा गुस्से वाला और खतरनाक होता है। सबके अंदर राजा को मिलेगी इस बेटे के लिए हल्का डर और अजीब सी भावनाएं जाती थी। पहले ही वह पत्र अधिकारी है, पर राजकुमार आरव की बेटी को ऐसा नहीं था कि उसके बारे में बिल्कुल जान सकता है और शक्तिशाली राजकुमार लगता है। हालांकि राजकुमार वैभव के अंदर कुछ कुछ नमी और अपनापन की भावना है, पर राजकुमार आरव की बात की जाए तो वह बहुत ही जानता सबसे अलग है। किसी के सामने के बारे सब कुछ पता है, फिर भी हम किसी उसे इंसान के बारे में बात करते हैं इसके बारे में हमें कुछ भी ना पता, तो ये सब चीज राजकुमार होते हैं। उनकी पहचान राजकुमार के बारे में सोच रहे थे कि आखिर आप क्या करेंगे सभी शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाकर जिससे तुम्हारी राज करनी चाहिए। एपिसोड 140। पिछले कुछ दिनों से राजकुमार आरव महल के और अपने राज्य की जिम्मेदारी में बहुत ही ज्यादा बिजी हो गए कि बाहर की दुनिया में और उनकी दुनिया के बीच बहुत ही खतरनाक युद्ध चल रहा है। इसके बारे में अभी बाहर या किसी भी अन्य लोगों को पता नहीं है, सिवाय कुछ खास जादूगर और सबसे शक्तिशाली जो पारस साम्राज्य के बाद आते हैं। उनके सभी राजाओं को एक खबर पहुंच गई है और उन्होंने अपने खास जादूगरों के साथ उसे युद्ध को लड़ने के लिए राजा कुंभदेव के पीछे भेज दिया गया है। आरव अभी जाना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण पूरी दुनिया की जादूगर इतने सट्टे में आ गए और यहाँ तक कि खुद राजा को मिले को उसे युद्ध को रोकने के लिए उसे पर काबू पाने के लिए जाना पड़ा। आरव इस बारे में कोई कुछ नहीं बता रहा था, इसलिए सब हो क्या रहा है ये सब उसके दिमाग में चल ही रहे थे कि तभी दो सेनापति अचानक से हवा से उनके सामने आ गया, जिसके कारण आरव 2 कदम पीछे होकर उन्हें देखने लगा। भले ही वह गहराई से सोच रहा था, बट उसने अब उन दोनों को यह नहीं दिखाया कि उनके अचानक से आ जाने से वह हल्का सा डर गया।
बल्कि उसकी जगह उसने अपने गुस्से से भरा चेहरा उन दोनों को दिखाया, जिससे वह दोनों सेनापति एक दूसरे को लाचारी से देखने लगे, क्योंकि जब भी इस राजकुमार से उनका सामना होता है तो हमेशा यही गुस्से वाला चेहरा उसे नहीं नजर आता है, और ऐसा हो रहा है जिससे उन्हें काफी ज्यादा डर लगने लगा है। हालांकि उम्र काफी बड़े हैं और ओहदे से बड़े ना हो, पर शक्ति और गुस्से के मामले में राजा देव के बाद सबसे बड़ा पद राजकुमार आरव का ही था, पर उसे यह पद की भी जरूरत नहीं थी। अपना एक अलग नजरिया पहचान बनाने के लिए उसकी तो एक नजर की काफी है। लोगों को बताने के लिए सेनापति और जादूगर अपने सभी काम के लिए करण या दूसरे अध्यापति को बता देते थे। उसके बाद वह सब आरव के साथ बात कर कर उन समस्याओं का समाधान निकलते हैं, यानी राजा कुंभदेव के कक्ष में बैठा सभी चीजों को ध्यान से देख रहा था और समझ रहा था। आए दिन उसके पास अलग अलग समस्या आती रहती और अलग अलग दस्तावेज और अलग अलग समाचार, इसके बारे में उसने आज तक ना तो कभी पढ़ा था ना ही समझा। पर अब उन्हें समझ आ रहा था कि आखिर इतना बिजी राजा कमजोर रहते कहाँ थे, और अब तो उसे यह सोचना पड़ रहा था कि आगे चलकर वही सभी चीजों से दूर कैसे जाएं, और खास करके उसके मकसद जिसके लिए वह यहाँ पर आया है। कुछ देर में वह दोनों सैनिक में लटकते हैं। वहां सब चले गए और आरव अपने सामने रखे सभी दस्तावेज को एक किनारे एक कर उठकर अपने कक्ष की तरफ चला गया। उसके पीछे उसके अंगरक्षक भी चल रहे कि तभी रास्ते में उन्हें रानी राजदेवी की नजर आए, जिन्हें देखकर राजकुमार और उन्होंने चौथी फोन बुक प्रणाम किया। उसके बाद वह साथ खड़ा रहा, फिर वापस से जाने लगा। ये देखकर रानी राजदेवी थी, मुस्कुराते हुए उसके पास आकर कहा, हम आपके मन में आपको कोई परेशानी होगी तो आप हमसे कह सकते हैं। आरव बस हमेशा की तरह सर हिलाया और दूसरी ओर मिलकर वहां से तेजी से चला गया। उसका ये बिहेवियर रानी राजदेवी को बिल्कुल भी समझ नहीं आया, पर शुरू से लेकर अब तक जब से आपका पता चला है और वह इस महल में आ गया है, तब से लेकर अब तक रानी राजदेवी राजकुमार आरव का ऐसा बिहेवियर को देख रही है। पर उन्हें अब तक समझ नहीं आया कि आखिर अगर इस तरीके से व्यवहार क्यों कर रहा है। लेकिन पहले तो वह उसे हर एक चीज बड़ी गौर से और बहुत ही अच्छे से बताया करता था। पर अब तो एकदम से बदल चुका है कि इतने समय बाद वह यहाँ पर आया है और अपनी याददाश्त खो चुका है। तुम्हें राजा कुंभदेव की बातों को याद करते हुए महारानी मुस्कुराए, उसके बाद कहने लगी, राज बावर्ची जी को कहकर राजकुमार आरव की सभी स्वादिष्ट और जो उन्हें पसंद है और सभी भजन बनवाकर उनके कक्ष में भेज दो, और कुछ खास दसियों को भी। इस वक्त उन्हें ही दो चीजों की बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगी, और याद करें कोई भी तरह की परेशानी ना हो। ये कहकर रानी राजदेवी थी। इस उम्र में बच्चे अपने माँ बाप से ज्यादा न होकर बाहरी सुंदरता और अलग अलग चीजों की और नई चीज आकर्षित करती है। भले ही उसने अपनी याददाश्त खो गया है, पर और आदतें नहीं भूल सकता। वही राजकुमार आरव अपने कक्ष में आने के बाद उसे युद्ध क्षेत्र को देखना था, उसको जाना है। महाराज ने सम्मोहन की शक्ति से तुम्हारी कुछ शक्ति को बंद दिया है कि आज्ञा के समय कोई भी उसे दुनिया से व्यक्ति इस दुनिया में नहीं आ सकता, ना ही यहाँ के बारे में उन्हें कुछ पता चल सकता है, और यह कुछ बोलिए को लेकर है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। करण के बाद शुरू कर इस तरह की जादू से राजा कैसे उसे कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो गलत है। अगर कल को किसी तरह की उन्हें मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम उनकी मदद कैसे करेंगे, और तुम जानते हो उनके शरीर में जो पॉइजन है वह कभी भी रिएक्ट कर सकता है, और दूसरी बार इस चीज को नजरअंदाज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। पर उन्होंने कभी सुना नहीं, अब मुझे उनकी फिक्र बोल रही है। क्या सच में राजा कुंभदेव की फिक्र हो रही है, क्या कोई और बात है? करण ने मुस्कुराते हुए कहा। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।